नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं BS भारती और सबसे पहले आप तमाम स्टूडेंट को आज के क्लास में स्वागत करना चाहूँगा। और आज के सेशन के माध्यम से जिन बच्चों को 2024 में एग्जाम देना है, मैट्रिक का परीक्षा देना है, उनके लिए ग्रामर की दुनिया में मैं एंट्री कर रहा हूँ, हिंदी व्याकरण की दुनिया में एंट्री कर रहा हूँ। इससे पहले हिंदी व्याकरण के भी कुछ टॉपिक हमने डिस्कशन किया, जैसे पत्र लेखन सिखा दिया था, लेकिन आज शुरू से शुरू करने का प्रयास करते हैं। लेकिन देखिएगा आप टॉपिक तो आप यहाँ पे आपको संज्ञा टॉपिक लिखा हुआ दिख रहा होगा, लेकिन आप लोग इस बात को जरूर सोच रहे होंगे कि सर शुरू से शुरू करने का मतलब तो यही आता है कि व्याकरण किसे कहते हैं, भाषा किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद संज्ञा आती है। आपका कहना बिल्कुल सही है। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या व्याकरण का डिफिनेशन पूछेगा, क्या भाषा का डिफिनेशन पूछेगा, क्या भाषा का प्रकार पूछेगा? बिल्कुल नहीं। मैं वैसे चीज़ों का डिस्कशन करना चाहता हूं जो 2024 में बोर्ड एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेगा। संज्ञा से 2-3 लगातार ऑब्जेक्टिव, जैसा कि हमने 2021 में भी देखा, 22 में भी देखा, 23 में भी देखा, हमें उम्मीद है कि 24 में भी आपको देखने के लिए मिलेगा संज्ञा से ऑब्जेक्टिव। ये चलता है संज्ञा को बिल्कुल एकदम बेसिक लेवल से समझने का प्रयास करते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद एक बार यदि आपने पूरा देख लिया तो संज्ञा से एक भी आपका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल नहीं छूटेगा। तो चलिए आइए आज के क्लास को कंटिन्यू करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली बात आती है, और एक और बात, शुरू से शुरू करने का मतलब कि संज्ञा हमने स्टार्ट किया है, इसके बाद सर्वनाम बताएंगे, विशेषण बताएंगे, समास बताएंगे, कारक बताएंगे, एक भी टॉपिक आपको छोड़ा नहीं जाएगा। क्या बोलते हैं, प्रत्यय हो गया, उपसर्ग हो गया, टोटल का टोटल डिस्कशन किया जाएगा, हर एक टॉपिक को बताया जाएगा। तो बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। और अगर मैं बुक की बात करूं तो ऑब्जेक्टिव अलग से करवाया जाएगा और क्वेश्चन बैंक में हमने एंट्री मार दिया है, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है हिंदी को लेकर के 2024 के लिए। कंटिन्यू इधर वीडियो मैं डालने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, वीडियो नहीं आने का भी एक रीज़न है, ऑफलाइन क्लास हो जाने की वजह से वीडियो उतना शूट नहीं हो पाता, जिसके वजह से आपको मैं प्रोवाइड नहीं कर पाता हूँ। समस्या और कोई विशेष नहीं है, समझे ना। आइए शुरू से समझते हैं। और यहाँ पे सबसे पहला अगर मैं परिभाषा की बात करूँ, एक और मैं बात बता देना चाहता हूँ। परिभाषा आपका वहाँ संज्ञा का नहीं पूछेगा, सर्वनाम का डिफिनेशन आपका नहीं पूछेगा, ये आपको नहीं पूछेगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। आपका एग्जाम्पल पूछेगा, एग्जाम्पल दे देगा, कहेगा कि कौन सा संज्ञा है, कौन सा सर्वनाम है, कौन सा विशेषण है। तो उन सारे चीज़ों पर ही मैं डिस्कशन करना चाहूँगा। यदि मैं संज्ञा की डिफिनेशन की बात करूँ तो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को ही संज्ञा कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। कहने का मतलब यही निकल कर क्या रहा है कि दुनिया की कोई भी चीज हो, चाहे वो मनुष्य है, चाहे वह वस्तु है, चाहे वह स्थान है, या फिर मतलब कुछ भी, यदि उसके नाम की यदि बात करें, हर चीज का कुछ ना कुछ नाम होता है, हर पर्सन का कुछ ना कुछ नाम है, हर स्थान का कुछ ना कुछ नाम है, हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ, तो यदि उसका नाम है तो उसका नाम ही संज्ञा है, उसका नाम ही संज्ञा है। संज्ञा बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, समझे ना। जैसे कि डिफिनेशन भी यहाँ लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। चाहे व्यक्ति की बात कर लें, चाहे वस्तु की बात कर लें, चाहे स्थान, भाव आदि नाम को संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के प्रकार की यदि मैं बात करूं, संज्ञा के प्रकार की यदि मैं बात करूं तो संज्ञा के प्रकार होते हैं 5। जैसा कि आपको साफ शब्द में यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा कि संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं, तो संज्ञा के प्रकार होते हैं 5। सबसे पहला होता है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा होता है समूहवाचक संज्ञा, चौथा होता है द्रव्यवाचक संज्ञा, और पांचवा होता है भाववाचक संज्ञा। यदि इधर उधर हुआ होगा तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। अब यही चारों चीजें पे मैं डिस्कशन करना चाहता हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा बोर्ड एग्जाम रगड़ करके क्वेश्चन को पूछता है तब बस ये 5 से पूछता है। संज्ञा की यदि मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा यहीं से क्वेश्चन पूछता है, और बिल्कुल बेसिक लेवल से। आज ऐसा संज्ञा बता देंगे ना कि आपको चाहे 10th का एग्जाम दीजिए, चाहे 12th का एग्जाम दीजिए, टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहला नंबर पर मैं डिस्कशन करना चाहूंगा कि जातिवाचक संज्ञा क्या है। सर मैं डिफिनेशन आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि डिफिनेशन आपको नहीं पूछता है। एग्जाम्पल इतना ऐसा बता दूंगा और इतना बताऊंगा कि उतना में आपको टेंशन बिल्कुल फ्री हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा कहते किसको है? तो जातिवाचक संज्ञा उसी को कहेंगे जिससे पूरे जाति भर का बोध हो, जिससे पूरे जाति भर का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। सर व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिससे किसी भी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और व्यक्तिवाचक संज्ञा और संज्ञा का डिफिनेशन सेम होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा और संज्ञा का डिफिनेशन बिल्कुल सेम की तरह आपको लगेगा कि सर किसी भी ऐसा, अपने संज्ञा का भी डिफिनेशन हमने वही बताया
कि किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि नाम को संज्ञा कहते हैं। और इसमें क्या बोल रहे हैं कि जिससे किसी खास व्यक्ति वस्तु स्थान नाम का बोध होता है उसे क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। तो जिससे किसी खास व्यक्ति के, खास स्थान के, खास वस्तु के नाम का बोध होगा तो उसे कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जिससे जाति भर का बोध होगा उसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। अब ये दोनों को पहले समझते हैं। कहने का मतलब है कि जातिवाचक संज्ञा, जैसे हमने बोल दिया कि लड़का, जैसे हमने बोल दिया कि लड़की, जैसे हमने बोल दिया कि गाय, तो यहां ये चीज आप नोटिस जरूर कर रहे होंगे कि सर आपने लड़का बोला तो लड़का तो कोई नाम नहीं है। बिल्कुल, लड़का कोई वैसे पर्सन का नाम नहीं है, लेकिन लड़का से पूरे लड़का का बोध हो रहा है। चाहे राम, श्याम, लकी, सुरेश, कुछ भी, लक्ष्मण, कुछ भी आप नाम लीजिए, उससे पूरे लड़का का बोध हो रहा है, यानी कि पूरे जाति का बोध हो रहा है, तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। उसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे जिससे पूरे जाति का बोध हो। जैसे हमने लिख दिया कि पहाड़, तो यहां पहाड़ जब हमने लिखा तो पहाड़ से पूरे पहाड़ का बोध हो रहा है, पहाड़ से पूरे पहाड़ का बोध हो रहा है। जैसे हमने यहां पे लिखा है कि गाय, तो गाय से पूरे गाय का बोध हो रहा है, चाहे वो गाय कैसा ही नस्ल का होगा। कई नस्ल होते हैं जो मुझे मतलब उतना डिटेल पता नहीं है, लेकिन गाय हमने लिखा तो पूरे गाय का बोध हो रहा है। समझा ना? हमने लिखा लड़की, तो यहां पे चाहे कोई भी लड़की, रीमा, सीमा, क्या क्या नाम लड़कियां का होता है, बहुत सारा, मतलब समझ रहे हैं ना? तो पूरे लड़की का बोध हो रहा है। तो जिससे पूरे जाति भर का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। और आज के बाद जातिवाचक संज्ञा आपसे छूटना नहीं चाहिए। जैसे हमने बोल दिया कि नदी, हमने क्या बोला? नदी, तो नदी हमने बोला तो पूरे नदी का बोध हो रहा है, लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा सर किसे कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा सर किसे कहेंगे? तो जिससे किसी खास व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध हो। कहने का मतलब यही निकल कर क्या रहा है कि यदि हम नाम ले रहे हैं, ये क्या है? ये मार्कर है। ये क्या है? ये घड़ी है। क्या है? घड़ी है। तो हमने बोला घड़ी, हमने बोला घड़ी, तो घड़ी आपका क्या हो जाएगा? हमने बोला मार्कर, तो मार्कर क्या हो जाएगा? अच्छा, अब हम आपसे यहां व्यक्तिवाचक संज्ञा की इधर खींच के लिए हमने लिख दिया राम, हमने लिख दिया पटना, हमने लिख दिया सीता। तो जो भी नाम हम लिख रहे हैं, चाहे राम लिखा, पटना लिखा, सीता लिखा, समझे ना? आप कोई भी चीज यदि आप नाम, कोई भी चीज का नाम यदि लिख रहे हैं तो उससे व्यक्तिवाचक का बोध होगा। उससे किस चीज का बोध होगा? उससे व्यक्तिवाचक का बोध होगा, उससे व्यक्तिवाचक का बोध होगा। अब चलिए अब समझते हैं तीसरा नंबर, समूहवाचक संज्ञा। तो जिससे समूह का बोध हो, जिससे भीड़ का बोध हो। जहां पे समूह का मतलब समझ ही रहे होंगे, जैसे में हमने बोल दिया सेना, जैसे में हमने बोल दिया सेना, जैसे में हमने बोल दिया गुच्छा, जैसे में हमने बोल दिया मेला। तो जहां पे भीड़, आपको जैसे समूह का मतलब ही आप समझ रहे होंगे, इतना भी आप लोल नहीं होंगे। हमने बोल दिया कि चाबी का गुच्छा, हमने बोल दिया कि केले के दर्जन। तो जहां पे भीड़ की बात हो, बहुत, एक लोग नहीं, एक से अधिक लोग, दो से अधिक लोग, जहां पे एक समूह बनेगा, जहां पे भीड़ की बात होगी, उसी को तो समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। और यहां पे देखें तो द्रव्यवाचक संज्ञा, इसमें तो बिल्कुल आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अब बिल्कुल डाउट ये चलते नहीं होना चाहिए कि आपने बचपन से डिफिनेशन पढ़ते आ रहा है कि जिसे मापा या तौला जा सके उसी को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिसे मापा या तौला जा सके उसी को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। लेकिन मैं ये भी डिफिनेशन जोड़ना चाहूंगा कि जिसे गिना ना जा सके, अनकाउंटेबल नाउन भी आपने पढ़ा होगा, जिसे गिना ना जा सके उसे तो अगिननीय कहते हैं, लेकिन जिसे गिना ना जा सके उसे भी मैं क्या कहूंगा? द्रव्यवाचक कह सकता हूं। जैसे हमने लिख दिया दूध, दूध को आप गिन सकते हैं, पानी को आप गिन सकते हैं, चावल को आप गिन लीजिएगा, आटा को आप गिन लीजिएगा, तेल को आप गिन लीजिएगा, मक्खन को आप गिन लीजिएगा। बिल्कुल नहीं गिन सकते हैं, उसको माप या तौल सकते हैं, उसको माप या तौल सकते हैं। तो वैसे वस्तुओं जैसे सोना, चांदी, दूध, दही, पानी, तेल, जिसको माप या तौल सकते हैं उसी को हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। बताइए कि जिंदगी में छूटेगा संज्ञा से क्वेश्चन? जिंदगी पूरा जिंदगी एकदम संज्ञा याद रहेगा और एक भी क्वेश्चन नहीं। और भाववाचक की यदि मैं बात करूं, यदि मैं भाववाचक की बात करूं तो जहां से भाव उत्पन्न हुए, जहां से भाव उत्पन्न हुए, जैसे हमने लिख दिया बुढ़ापा, हमने लिख दिया, यहां पे शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, हमने लिख दिया बुढ़ापा।
तो बुढ़ापा से क्या हो रहा है, एक बुढ़ा व्यक्ति का भाव उत्पन्न हो रहा है। हमने लिख दिया प्रेम, प्रेम का भाव, हमने लिख दिया ईर्ष्या, हमने लिख दिया राष्ट्रीयता। तो जहां से भाव उत्पन्न होकर के आवे, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं, तो उसी को भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे में हमने लिख दिया बुढ़ापा, हमने लिख दिया प्रेम, हमने लिख दिया ईर्ष्या, हमने लिख दिया राष्ट्रीयता, हमने लिख दिया मिठास। तो ये सब भाव है, ये सब क्या है, भाव है। तो यहां से भाव क्लियर हो गया। यहां से आपको द्रव्यवाचक, जिसको माप या तौल सकते हैं, जैसे मैं लाखों एग्जाम्पल आप उठाइए। इसके बाद आप समूह, जहां पे भीड़ की बात होगी। इसके बाद यदि मैं करूं व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो जहां पे किसी व्यक्ति जैसे नाम का बात होवे, राम, श्याम, रीना, गीता, या फिर स्थान के बात कर ले, या फिर कोई वस्तु के बात कर ले, उसका नाम बस होना चाहिए। और जहां से पूरे जाति का बोध होवे, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो मेरे उम्मीद से आज के बाद आपको संज्ञा से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे आप 10th का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे ISC का एग्जाम दे रहे हैं। अगले सेशन के माध्यम से मैं सर्वनाम की दुनिया में चलूंगा। तब तक के लिए तमाम को जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, प्रणाम।